पर्टिकुलरली मैंने ये क्वेश्चन इसलिए डाला है क्योंकि ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। दिस इज एक्चुअली अ गुड क्वेश्चन, जिसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो नंबर्स होते हैं ना डाइस के ऊपर वो चेंज कर दिए। अब वो 1 2 3 4 5 6 नहीं है, अब वो है 1 2 3 5 7 11। तो हमने यहां पे जो डाइस के ऊपर जो नंबर्स लिए थे ना, ये 1 2 3 4 5 6, अब ये नंबर्स चेंज हो गए, तो ऑब्वियसली आपका जो सम का वैल्यू आएगा वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो बेसिकली ये क्वेश्चन इसलिए अच्छा है क्योंकि इन्होंने नंबर्स चेंज कर दिए और फिर ये पूछ रहे कि फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ नंबर्स ऑन द टॉप फेसेस इज लेस देन और इक्वल टू 8। तो आपको ये निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट सम इज लेस देन और इक्वल टू 8, ये आपको निकालना है, ठीक है। लेकिन यहां पे ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली अच्छा इसीलिए क्योंकि जो नंबर्स है उन्होंने चेंज कर दिए। तो कोई नहीं, एक बार और टेबल आपको बनाना पड़ेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो मतलब शॉर्टकट तो आपको आना ही चाहिए, बट साथ साथ ऐसा नहीं कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपका वीक रह गया ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपका स्ट्रांग होना चाहिए। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, अब आपके जो डाइस है ना, 2 डाइस है, एक डाइस के ऊपर 1 2 3 5 7 11 है, और ये जो दूसरी वाली डाइस है उसके ऊपर भी वही है 1 2 3 5 7 11। तो टोटल कितने केसेस आएंगे, टोटल तो इधर 6 इधर भी 6, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस तो अभी भी 36 आएंगे, है ना। टोटल नंबर ऑफ केसेस तो सेम ही है, इधर भी 6 इधर भी 6, तो टोटल 36। लेकिन अब आपको यहां पे काउंटिंग करनी पड़ेगी कि कौन कौन से केसेस में आपका जो समेशन है वो लेस देन इक्वल टू 8 आएगा। जैसे इन दोनों को ऐड करोगे तो 2 आ रहा है, इन दोनों को ऐड करोगे तो 3 आएगा, यहां पे 4 आएगा, यहां पे 6 आ जाएगा, यहां पे 8 आ जाएगा, और यहां पे 8 से ज्यादा आएगा तो लिखने की जरूरत नहीं है। यहां पे 8 से कम आएगा क्या, इधर 3 2 + 2 4, यहां पे आ जाएगा 3 + 2 5, ठीक है। यहां पे आ जाएगा 5, फिर 7, और फिर यहां पे तो 9 आ जाएगा, तो हटा दो इसको, ठीक है। फिर यहां पे कितना आएगा 3 + 1 4, फिर यहां पे 5, यहां पे 6, और यहां पे 8। अपने को बोला लेस देन इक्वल टू 8, तो इक्वल टू 8 वाले भी गिनना है, ठीक है। तो टोटल कितने केसेस आएंगे, बस गिन लो, गिनती करनी है आपको, है ना। गिनती करके बताओ कि व्हाट इज द आंसर। यहां पे 8 आ रहा है और इसके बाद कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद जो भी आएगा समेशन वो ग्रेटर देन 8 आएगा, तो वो आपको गिनना नहीं है। 7 + 1 8, फिर ये तो सब ग्रेटर हो जाएगा, तो ये सब आपको गिनने की जरूरत नहीं है। फिर यहां पे तो सब कुछ ही ग्रेटर है, तो ये सब हटा दो। टोटल कितने केसेस है, काउंटिंग कर लो, फेवरेबल केसेस कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17/36 इज द आंसर। तो ऑप्शन बी इज द आंसर। चमक गया। तो बस काउंटिंग वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। ये जेईई मेन 2021 का ही क्वेश्चन है, आसान है। यस, मेरे ख्याल से सबको चमक गया होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर डाइस के नंबर्स चेंज कर देंगे तो आप भी चेंज कर देना, बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको आता ही है, ठीक है। तो यहां पे जो मैक्सिमम सम पॉसिबल है वो कितना है, 11 और 11, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द समेशन विल बी 22। अंडरस्टूड ना। तो वो उसके हिसाब से आपको भी अपनी स्ट्रेटेजी थोड़ी चेंज कर देनी है, और कुछ नहीं। बेसिकली मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आपको फेवरेबल वाले गिनने पड़ेंगे, आपको टोटल नंबर ऑफ केसेस गिनने पड़ेंगे। फेवरेबल वाले केसेस गिन लो, टोटल नंबर ऑफ केसेस गिन लो, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली 1 क्वेश्चन ऑफ प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 2 क्वेश्चंस ऑफ पीएनसी। एक बार फेवरेबल गिनना पड़ेगा तो एक क्वेश्चन, एक बार टोटल गिनना पड़ेगा तो दूसरा क्वेश्चन। तो 1 क्वेश्चन ऑफ प्रोबेबिलिटी इज सेम एज इट इज इक्वल टू 2 क्वेश्चंस ऑफ पीएनसी। ओके, तो पीएनसी बेस्ड क्वेश्चंस भी यहां पे एग्जाम में आते तो है। यस, तो ये कैसे करेंगे बताओ। इसमें पहले तो आप टोटल नंबर ऑफ केसेस गिन लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग आर फॉर्म्ड बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन के जो लेटर्स है उनको यूज करो और वर्ड्स बनाओ। तो कितने टोटल वर्ड्स बनेंगे, तो पहले तो टोटल नंबर ऑफ केसेस काउंट करो। आप टोटल नंबर ऑफ केसेस को कैसे काउंट करेंगे यहां पे, अच्छा बताओ। सबसे पहले तो कितने हमारे पास अल्फाबेट्स है और कौन कौन से रिपीटेड है। तो एग्जामिनेशन, ठीक है, एग्जामिनेशन में टोटल हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर, और इन सबको अरेंज कर दो, ठीक है, सबको अरेंज कर दो। तो टोटल हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर। पहले जो रिपीटेड वाले हैं उनको गिन लो। तो ये ए आ रहा है 2 बार, ठीक है, तो ए आ रहा है 2 बार। ओके, और कुछ रिपीटेड है क्या, एक आई आ रहा है 2 बार, ये जो आई है वो भी 2 बार है। फिर एन आ रहा है 2 बार, ये एन और एन,
तो ये भी 2 बार है n और n, और कुछ भी रिपीटेड नहीं है। तो और उसके बाद e x है ना, ये e हो गया, x हो गया, m हो गया, फिर t हो गया, o हो गया। तो टोटल कितना है? टोटल यहां पे कितना है? 4 और 4 8 9 10 11, तो टोटल 11 फैक्टोरियल आएगा। इनको अरेंज करना है बस। तो 11 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, सो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ केसेस। ये कितने लोगों को समझ में आ गया? टोटल नंबर ऑफ केसेस समझ में आया? यस, मेरे ख्याल से ये तो आपको समझ में आ गया। टोटल नंबर ऑफ केसेस मतलब जितने भी यहां पर लेटर्स है उनको अरेंज कर दो, सबको, किसी को भी कहीं पे भी अरेंज कर सकते हो, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ केसेस है। अब फेवरेबल में आप क्या चाहते हो? तो अब क्वेश्चन में ये पूछा है, देन फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट m अपीयर्स एट द 4th पोजीशन। अच्छा, तो m को फिक्स कर दो यहां पे, 1 2 3 4, यहां पे 4th वाली पोजीशन पे ये जो m है उसको मैंने फिक्स कर दिया। तो बाकी जो अल्फाबेट्स है, ये टोटल 4 और 4 8 9 10 11, ठीक है। तो बाकी जो अल्फाबेट्स है, ये m को तो फिक्स कर दिया, इसको हटा दो यहां से, है ना। तो m को हटा के यहां पे हमने उसको फिक्स कर दिया। अब जो रिमेनिंग अल्फाबेट्स है उनको रिमेनिंग चेयर्स पे अरेंज कर दो, सिंपल। तो m को फिक्स कर दिया। m को फिक्स करने के बाद रिमेनिंग लेटर्स, रिमेनिंग अल्फाबेट्स को अरेंज कर दो आप रिमेनिंग चेयर्स के ऊपर। तो टोटल कितनी चेयर है? तो फेवरेबल केसेस कितने आ जाएंगे? तो टोटल हमारे पास 10 चेयर है, तो 10 फैक्टोरियल। और कौन कौन से रिपीटेड है? ये 2 बार 2 बार 2 बार, तो नीचे आ जाएगा 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। बस अब आप फेवरेबल बाय टोटल कर लो, यू विल गेट द आंसर। तो फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, और नीचे है 11 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो मेरे ख्याल से सब कुछ ही कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये सब कैंसिल। तो अल्टीमेटली 1/11 आ रहा है। 1/11 इज द आंसर, ऑप्शन बी इज द आंसर, है ना। आई थिंक काफी सारे बच्चों का तो आ भी गया था, है ना। कितने लोगों का आ गया था? एक बार थम्स अप बनाओ। मेरे ख्याल से बहुत पहले ही आ गया था। तो ये क्वेश्चन आया था, बताओ, है ना। इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं, पीएनसी बेस्ड क्वेश्चंस जेई मेन में तो आते ही है ना। जेई मेन की किसी ना किसी शिफ्ट में आपको बेसिकली इस तरह के क्वेश्चन टकरा जाएंगे। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, ये भी पीएनसी बेस्ड क्वेश्चन है। 9 डिस्टिंक्ट बॉल्स आर देयर, डिस्टिंक्ट, ओके, 9 डिस्टिंक्ट बॉल्स आर देयर एंड दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 4 बॉक्सेस। तो 4 डब्बे हैं, ओके। तो टोटल आपके पास 9 बॉल्स आर देयर और 4 यहां पे बॉक्सेस है। इस तरह का डायग्राम आप बेसिकली यहां पे समझ सकते हो, 1 2 3 4 ये बॉक्सेस है, ये B1 B2 B3 और B4। अब टोटल नंबर ऑफ केसेस सोचो पहले। तो आप देखो, टोटल नंबर ऑफ केसेस में कोई भी जो बॉल है उसको किसी भी डब्बे में आप डाल सकते हो। इसी को तो बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ केसेस। उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने आएंगे? अगर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो हमारे टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने आएंगे? किसी भी बॉल को किसी भी डब्बे में डाल सकते हो। तो हर एक बॉल के पास कितने ऑप्शन है? जैसे जो पहला वाला बॉल है ना, टोटल 9 बॉल्स आर देयर। तो इसको भी आप ऐसे लिख दो, टोटल 9 बॉल्स आर देयर, B1 B2 B3 ऐसे करते करते B9 तक टोटल 9 बॉल्स आर देयर। तो ये वाला जो बॉल है इसके पास 4 ऑप्शन है ना। जो पहला बॉल है उसके पास 4 ऑप्शन, या दूसरे डब्बे में जाएगा, या तीसरे में जाएगा, या चौथे में जाएगा, है ना। तो सबके पास यहां पे 4 ऑप्शन। इसके पास भी 4 ऑप्शन है, ये भी किसी एक डब्बे में चला जाएगा। इसके पास भी 4 ऑप्शन है, डब्बा 1 डब्बा 2 डब्बा 3 डब्बा 4। तो सबके पास 4 ऑप्शन है, तो 4 की पावर 9 आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ केसेस। ये कितने लोगों को चमक गया? 4 की पावर 9 तो आपको यहां से भी क्लियर हो रहा है। अगर आप पूरा क्वेश्चन पढ़ लोगे तो 4 की पावर 9 आपको वैसे भी डिनोमिनेटर में दिख रहा है, तो इतना दिमाग लगाने की जरूरत थी भी नहीं वैसे तो ठीक है, वो तो आपको क्वेश्चन में भी दिख रहा है। ओके, अब फेवरेबल केसेस के लिए क्या बोल रहा है? फेवरेबल केसेस के लिए ये बोल रहा है कि B3 जो है इट शुड कंटेन एग्जैक्टली 3 बॉल्स। तो ये जो B3 वाला डब्बा है इसके अंदर एग्जैक्टली 3 बॉल्स आपके जाने चाहिए। तो पहले डाल दो, है ना। जिसको जो भी चाहिए होता है पीएनसी में दे दिया करो, हमारा दिल बहुत बड़ा है। तो ये B3 कह रहा है कि मुझे 3 बॉल चाहिए, तो दे दो ना, क्या दिक्कत है, दे दो। ये हमारे पास 4 डब्बे हैं, 4 डब्बों में से जो B3 है वो हमारे पास आया और बोला कि सर मुझे 3 बॉल चाहिए, तो दे दो। कैसे दोगे? तो टोटल 9 बॉल्स आर देयर,
9 में से कोई भी 3 सिलेक्ट करोगे ना, पहले तो भाई सिलेक्ट भी तो करने पड़ेंगे क्योंकि सारे बॉल्स डिफरेंट डिफरेंट है। यहां पे आपको बोला है कि 9 डिस्टिंक्ट बॉल्स आर देयर। तो पहले आप क्या करो, टोटल आपके पास 9 बॉल्स आर देयर। ये जो 9 बॉल्स है उसमें से 3 सिलेक्ट करो, और 3 सिलेक्ट करने के बाद B3 को दे दो। तो उसको देने का एक ही तरीका है भाई, उसी को देना पड़ेगा और किसी को नहीं दे सकते हम। तो आप क्या करो, सिंपल 9 में से कोई भी 3 बॉल को सिलेक्ट करो। 3 बॉल को सिलेक्ट करने के बाद B3 को दे दो। अब ये B3 का काम खत्म हो गया। अब B3 को बोलेंगे कि चुपचाप तू साइड में बैठ जा, तूने जितना बोला था उतना हमने दे दिया। ठीक है, B3 को क्या बोलेंगे, चुपचाप उधर साइड में जाके बैठ जा और अब तेरा काम खत्म हो गया। अब हमारे पास टोटल कितने डब्बे हैं, इसका काम हो गया है। ठीक है, ये B1 B2 और B4 ये 3 बचे। अब हमारे पास बॉल्स कितने हैं, तो 3 बॉल तो गए, इसके अंदर 3 तो चले गए। अब रिमेनिंग बॉल्स कितने, तो रिमेनिंग 6 बॉल्स आर देयर एंड रिमेनिंग 3 बॉक्सेस आर देयर। तो हर एक बॉल के पास, ये जो 6 बॉल्स है, हर एक बॉल के पास कितने ऑप्शन है। यहां पे जो 6 बॉल है उसमें से पहला बॉल बोलेगा कि मेरे पास 3 ऑप्शन है, डब्बा 1 में जाऊं या डब्बा 2 में जाऊं या डब्बा ये B4 में भी वो जा सकता है। समझ गए ना। तो हर एक के पास यहाँ पे 3 ऑप्शन है। ठीक है, हर एक के पास यहाँ पे 3 ऑप्शन है। तो 3 की पावर 6 आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस आ गए, है ना। सो दिस इज फेवरेबल और ये आपका टोटल है। अब डिवाइड करके कंपेयर करके के निकालना आपको, तो एक बार डिवाइड करना। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 9C3 इंटू 3 की पावर 6 अपॉन 4 की पावर 9। तो एक काम करो, सिंस यहां पे 3/4 की पावर 9 है ना, 3/4 की पावर 9 है, तो आप एक काम करो 3 की पावर 3 से मल्टीप्लाई भी कर लो और डिवाइड भी कर लो। यस, ऐसा कर देंगे तो ये क्लब हो जाएगा। ये क्लब होके क्या बना लेगा, तो यहां पे आ जाएगा 9C3 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 3 और ये बन जाएगा 3/4 की पावर 9। तो ये आपका आ गया के का वैल्यू। तो के का वैल्यू कंपेयर कर लो आप। क्वेश्चन में आपको बोला है कि के मल्टीप्लाइड बाई 3/4 की पावर 9, तो के का वैल्यू कितना आ गया। 9C3 कितना होता है, किसी ने कैलकुलेट किया है क्या। 9C3 को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 9 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल। तो ये एक बार कैलकुलेट करना जरा। 6 फैक्टोरियल तो कैंसिल हो जाएगा, तो बेसिकली इसको भी आप कैंसिल कर लो 3 टाइम्स और यहां पे आ जाएगा 4 टाइम्स। तो 3 इंटू 4 इंटू 7। तो के का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 इंटू 4 इंटू 7 और नीचे हमारे पास है 3 का क्यूब, है ना, ये 3 का क्यूब। तो अल्टीमेटली ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो के का वैल्यू 28/9 आ रहा है, ये आ रहा है, ये सबका आया। तो के का वैल्यू जो है वो, ये सब तो कैलकुलेशन है, ये सब तो कैलकुलेशन है, बस आपका 28/9 आ गया। और 28/9 किस में सेटिस्फाई करेगा, तो आपको ये पूछा है कि भाई इनमें से कौन से ऑप्शन में सेटिस्फाई करेगा। तो आप एक बार पुट करो 28/9। तो इसमें अगर आप पुट करोगे 28/9 तो ऐसा आएगा ना, 28 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 3 और इसका मॉड, तो ये तो आ जाएगा 1/9। हाँ, इसमें ही सेटिस्फाई कर गया, है ना। बाकी ऑप्शंस में आप एक बार चेक करो, उसमें सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर जो है वो ऑप्शन ए है। ये चमक गया। तो इसमें इनिशियली हमने क्या बोला, टोटल नंबर ऑफ केसेस, हर एक बॉल के पास 4 ऑप्शन है। और यहां पे हमने फेवरेबल के लिए बस ये कॉन्सेप्ट है, बाकी सब कैलकुलेशन है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई भी 3 बॉल सिलेक्ट करके उसको दे दो, उसको दे दिया, वो सेटिस्फाइड है, वो चला जाएगा। अब 3 बॉक्सेस बच गए एंड 6 बॉल्स आर देयर। तो हर एक बॉल के पास अगेन 3 ऑप्शन यहां पे है। अंडरस्टूड, चमक गया होगा मेरे ख्याल से। ऑप्शन ए इज द आंसर। और आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ये आप एक बार खुद से ट्राई करो, चलो, है ना। तो लेट इवेंट ए इज द इवेंट दैट 6 डिजिट इंटीजर्स आर फॉर्म्ड बाय यूजिंग 0 1 2 3 4 5 6। इनको यूज करके, तो टोटल यहां पे कितने डिजिट है, टोटल यहां पे 7 डिजिट है। तो ये जो 7 डिजिट है उनको यूज करके अपने को 6 डिजिट का इंटीजर बनाना है। ओके, आपको इन डिजिट्स को यूज करना है, इन डिजिट्स को यूज करके 6 डिजिट का इंटीजर आपको बनाना है। तो अगेन आप पहले तो टोटल नंबर, बाकी का क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आप बस निकालो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो सकते। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस मतलब
मतलब ये जो डिजिट्स है उनको आप कहीं पे भी अरेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यस, यहां पे क्वेश्चन में बोला विदाउट रिपीटेशन, रिपीटेशन आपका अलाउड नहीं है ना, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। रिपीटेशन अगर अलाउड नहीं है तो ये जो फर्स्ट टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने आएंगे बता सकते हो कोई? टोटल नंबर ऑफ केसेस एक बार काउंट करो, टोटल नंबर ऑफ केसेस विल बी हाउ मच? यहां पे सिंपल, ये जो पहली चेयर है, पहली चेयर के पास कितने ऑप्शन है? पहली चेयर के पास 6 ऑप्शन है ना, इधर 0 नहीं आ सकता, तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 5 6, तो इसके पास 6 ऑप्शन है। जो पहली चेयर है उसके पास 6 ऑप्शन है, 1 2 3 4 5 6 में से किसी भी एक को बिठा दो। तो मान लेते हैं कि मैंने 3 को बिठा दिया यहां पे। अगर मैंने 3 को यहां पे बिठा दिया, अब रिपीटेशन नहीं है, इट इज विदाउट रिपीटेशन, तो अगर 3 को यहां पे बिठा दिया तो अब यहां पे 3 नहीं आ सकता, तो यहां पे कौन कौन आ सकता है? तो यहां पे 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 नहीं आ सकता, 4 5 6, तो कितने ऑप्शन है? 0 1 2 4 5 6, तो अगेन 6 ऑप्शन आते हैं। अब मान लो यहां पे आपने किसी को भी बिठा दिया, लेट से 0 को बिठा दिया, अगर 0 को बिठा दिया तो अब यहां पे 0 नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता, 0 नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता, तो कितने ऑप्शन है इस चेयर के पास? तो इस चेयर के पास ऑप्शन है 1 2 4 5, तो 5 ऑप्शन है। फिर अगली वाले के पास 4 ऑप्शन है, फिर 3 ऑप्शन है, और फिर 2 ऑप्शन है। तो अल्टीमेटली इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल नंबर ऑफ केसेस आएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस आ जाएंगे 6 इंटू 6 फैक्टोरियल, ये आ रहा है टोटल नंबर ऑफ केसेस। यस, टोटल नंबर ऑफ केसेस आर 6 इंटू 6 फैक्टोरियल। ये कितने लोगों को समझ में आ गया? ये तो बेसिक पीएनसी है, ये बेसिक पीएनसी है ना, तो ये तो खत्म हो गया। और आगे बढ़ते हैं, अब फेवरेबल केसेस काउंट करेंगे। तो फेवरेबल केसेस में आपको क्या बोला है? फेवरेबल केसेस में आपको बोला है कि इट शुड बी डिविजिबल बाय 3। तो ये जो टोटल नंबर ऑफ केसेस है, इसमें से ऐसे वाले कौन से इंटीजर्स होंगे जो डिविजिबल बाय 3 भी है? ठीक है, तो डिविजिबल बाय 3 कैसे कैसे हम बना सकते हैं? डिविजिबल बाय 3 चाहिए तो जो डिजिट्स का जो सम होना चाहिए ना, सम ऑफ डिजिट्स, वो क्या होना चाहिए? सम ऑफ डिजिट्स शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 3, लाइक 3k, इस तरह का कुछ तो होना चाहिए ना। तो आप यहां पे अलग अलग केसेस बना लो। बेसिकली कौन कौन से केसेस आएंगे? देखो आपके पास टोटल 7 डिजिट है ना, ये 7 डिजिट है, इसको मैं फिर से लिख देता हूं 0 1 2 3 4 5 6। टोटल हमारे पास डिजिट कितने हैं? टोटल हमारे पास ये 7 डिजिट है जिसको हम यूज कर सकते हैं, लेकिन अपने को बनाना है 6 डिजिट इंटीजर, तो किसी एक को ड्रॉप करना पड़ेगा ना। टोटल आपके पास है 7, लेकिन बनाना है 6 का। अगर 6 का इंटीजर बनाना है, 6 डिजिट का इंटीजर बनाना, तो किसी एक को ड्रॉप करना पड़ेगा। तो हम किस किस को ड्रॉप करें ताकि डिविजिबल बाय 3 रहे? तो आप सोचो यहां पे, है ना, हम किस किस को ड्रॉप कर सकते हैं? मल्टीप्लाई क्यों किया? मल्टीप्लाई ही करते हैं। आप पीएनसी पढ़ के आओ यार उसके लिए पीएनसी पढ़ना पड़ेगा। वैसे जनरली मल्टीप्लाई ही करते हैं। मैं आपको बता देता हूं, जनरली मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 2 अलग अलग केसेस होते तो ऐड करते हैं। इतना अपना समझ लिया ना, तो आपका 99% पीएनसी भी हो गया इसी में। जनरली मल्टीप्लाई करते हैं, जब 2 अलग अलग केसेस होते हैं तो ऐड करते हैं, अदरवाइज मल्टीप्लाई। ठीक है, यस। हाँ, यहां पे बताओ इसमें कौन कौन से केसेस बनेंगे। देखो पहला केस तो हम ये बना सकते हैं कि 0 को ड्रॉप कर दो, है ना, 0 को आप इंक्लूड ही मत करो। ये जो 6 डिजिट्स है इनको यूज करके आप 6 डिजिट का नंबर बनाओ। यस, तो ये डिविजिबल बाय 3 आएगा क्या? इसका सम निकालो आप। अगर आप इसका सम निकालोगे तो डिविजिबल बाय 3 आएगा, है ना। अगर आप डिजिट्स का सम करोगे तो इट विल बी डिविजिबल बाय 3। तो एक ऑप्शन तो ये है कि 0 को ड्रॉप कर दो। अच्छा, 0 को ड्रॉप कर देंगे, केस नंबर 1। सेकेंड केस, क्या हम 1 को ड्रॉप कर सकते हैं? अगर आपने 1 को ड्रॉप कर दिया तो ये जो बाकी के जो रिमेनिंग डिजिट्स है, क्या उनका सम डिविजिबल बाय 3 आ रहा है? अगर आप सम निकालोगे तो डिविजिबल बाय 3 नहीं आ रहा है ना, क्योंकि ये 2 अकेला बच गया। तो ये यहां पे 1 को ड्रॉप नहीं कर पाओगे आप, 1 को ड्रॉप नहीं कर सकते। सिमिलरली 2 को ड्रॉप कर सकते हैं क्या? तो 2 को भी ड्रॉप नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें भी आपका डिविजिबल बाय 3 नहीं बनेगा। तो या तो 0 को ड्रॉप करो, या 3 को ड्रॉप करो, या 6 को ड्रॉप करो। तो टोटल 3 केस बनेंगे, है ना। दूसरा केस क्या बनेगा कि 0 1 2 3 को ड्रॉप कर दो, 4 5 6। इसमें आप सम ऑफ डिजिट्स निकालो, ये जितने भी डिजिट्स है सबको ऐड करो। अगर ऐड करोगे तो इट विल बी डिविजिबल बाय 3। थर्ड केस हम क्या बना सकते हैं? थर्ड केस आप बना सकते हो कि आप ये ले लो, ये जो 6 है 6 को ड्रॉप कर दो,
अगर 6 को ड्रॉप कर देंगे तो ये सारे डिजिट्स को यूज करके अब आपको इनको यूज करके 6 डिजिट का नंबर बनाना है। तो कितने नंबर बनेंगे? यहां पे 6 डिजिट्स आर देयर एंड 6 चेयर्स आर देयर, तो 6 फैक्टोरियल आएगा। यहां पे तो 6 फैक्टोरियल आ जाएगा, लेकिन यहां पे क्योंकि 0 भी है, तो सिंस यहां पे 0 है तो अपने को वही वाली स्ट्रैटेजी यूज करनी पड़ेगी जो हमने टोटल के लिए करा था। तो जैसा हमने टोटल, जैसे इस वाली चेयर के लिए कितने ऑप्शन है? इस चेयर पे क्या क्या आ सकता है? तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो टोटल हाउ मेनी ऑप्शंस आर देयर? 5 ऑप्शंस आर देयर। और किसी भी एक को बिठा दो, मान लो 2 को बिठा दिया, तो अगर 2 को बिठा दिया तो अब 2 नहीं आ सकता। अगर 2 नहीं आ सकता तो यहां पे क्या क्या आ सकता है? सेकेंड वाली चेयर पे अब 0 आ सकता है, तो 0 आ सकता है ना, 1 2 3 4 5, अगेन 5 ऑप्शंस आर देयर। उसके बाद 4 ऑप्शंस आर देयर, उसके बाद 3 ऑप्शंस, फिर 2 ऑप्शंस, फिर 1 ऑप्शन। तो यहां पे आ जाएगा 5 into 5 फैक्टोरियल। और सिमिलरली अगले वाले केस में भी कितना आएगा? इसमें भी आएगा 5 into 5 फैक्टोरियल। तो ये फेवरेबल केसेस कितने आ गए? तो फेवरेबल केसेस आपके आ जाएंगे 5 into 5 फैक्टोरियल प्लस 5 into 5 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल। तो ये आपके आ जाएंगे फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस। अब सिंस यहां पे अलग अलग केसेस है तो हमने ऐड किया, अलग अलग केसेस को ऐड करते हैं हमेशा, और एक केस के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। ये तो सिंपल है ना, ठीक है। तो बस अब आप यहां पे फेवरेबल बाय टोटल करके बताओ कि फाइनल आंसर कितना है। फेवरेबल बाय टोटल कर लो, तो फेवरेबल बाय टोटल करोगे तो ये 2 बार आ रहा है, तो 10 into 5 फैक्टोरियल बन जाएगा। ये तो कैलकुलेशन आप खुद से कर लेना, 6 into 5 फैक्टोरियल लिख दो आप इसको, और नीचे हमारे पास है कितना? 6 into 6 फैक्टोरियल। तो 6 into 6 into 5 फैक्टोरियल कर दो आप, तो बेसिकली ये कैंसिल हो जाएगा ना। तो 16/36 आ रहा है, 16/6 into 6। तो यहां पे आप कैंसिल करो 4 से, तो 4/9 आ रहा है, यस और नो? अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो 4/9, मतलब ऑप्शन बी इज द आंसर। ठीक है, तो कैलकुलेशन तो मेरे ख्याल से कर लोगे, यस। और जिन जिन को पीएनसी नहीं आती है ये टॉपिक जाने दो, इसके बाद आपको फिर से सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन है जो बेसिकली पीएनसी बेस्ड क्वेश्चन ही है। तो ये सब पीएनसी बेस्ड क्वेश्चंस है जो बेसिकली प्रोबेबिलिटी चैप्टर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ये इसमें आपको 7 डिजिट नंबर इज टू बी फॉर्म्ड, है ना। टोटल 1 2 3 4 5 6 7, और यहां पे भी कितने हैं? यहां पे भी 7 है। हाँ, तो ये आसान क्वेश्चन है। ये आसान क्वेश्चन इसीलिए क्योंकि उधर जो जितने गिवन है वो भी 7 है, और इधर भी अपने को जो बनाना है वो भी 7 का ही बनाना है, 7 डिजिट का नंबर बनाना है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या था कि टोटल जो डिजिट्स गिवन है वो 7 है, और क्वेश्चन में बोल रहा है कि 6 डिजिट का इंटीजर बनाओ, तो इसीलिए ये थोड़ा मुश्किल हो गया। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन आसान है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ केसेस, तो ये जो 3 3 4 4 4 5 5 इनको अरेंज करना है। बस इनको अरेंज करने के कितने तरीके? तो इन सबको इन चेयर्स पे अरेंज कर दो। ये टोटल चेयर कितनी है? टोटल 7 चेयर्स आर देयर, और टोटल यहां पे मेंबर्स कितने हैं? टोटल 7 मेंबर्स आर देयर, टोटल 7 नंबर्स आर देयर। तो 7 डिजिट्स को अरेंज करो 7 चेयर्स के ऊपर। ठीक है, तो कितना टोटल नंबर ऑफ केसेस तो बन जाएंगे 7 फैक्टोरियल, लेकिन कुछ कुछ रिपीटेड है। तो जो भी रिपीटेड है, जैसे ये 2 बार, ये 3 बार, ये 2 बार, तो 2 बार 3 बार 2 बार, तो ये तो आपके टोटल नंबर ऑफ केसेस आ गए। और फेवरेबल के लिए आप क्या चाहते हो? फेवरेबल के लिए क्वेश्चन में बोला है कि जो भी नंबर बनेगा इट शुड बी डिविजिबल बाय 2। अब डिविजिबल बाय 2 कैसे हम फॉर्म कर सकते हैं? तो डिविजिबल बाय 2 तो तभी होगा ना जब ये जो लास्ट वाला आपका यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस पे इवन नंबर आना चाहिए, और हमारे पास इवन नंबर केवल एक ही है 4। तो यूनिट प्लेस पे 4 को फिक्स कर दो, है ना। जो यूनिट प्लेस है उस पे 4 को फिक्स कर दो। अगर 4 को फिक्स कर दिया तो डेफिनेटली डिविजिबल बाय 2 होगा। तो अब आपके पास एक जो 4 है उसको आपने हटा के यहां पे फिक्स कर दिया, तो अब आपके पास टोटल कितने नंबर्स है? अब आपके पास बचे 3 3 4 4 और 5 5, तो टोटल ये 6 नंबर है, और ये 6 चेयर है। तो 6 डिजिट्स आर रिमेनिंग एंड 6 चेयर्स आर रिमेनिंग। तो अरेंज करो फिर से, है ना। तो 6 डिजिट 6 चेयर्स, तो यहां पे फेवरेबल केसेस बन जाएंगे आपके 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। बस फेवरेबल बाय टोटल कर लो, यू विल गेट द आंसर।
तो एक बार डिवाइड करके बताओ, है ना, डिवाइड करके व्हाट इज द फाइनल आंसर? ऑप्शन सी आ रहा है क्या? एक बार कर लो, फेवरेबल बाई टोटल आपको करना पड़ेगा, तो 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और नीचे कितना है 7 फैक्टोरियल। अब ये तो कैलकुलेशन है, ठीक है, तो ये तो आप खुद से भी कर सकते हो, ये कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली बन जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल और ये ऊपर जाएगा 3 फैक्टोरियल और नीचे 2 फैक्टोरियल, है ना। इसको सिंप्लीफाई करो तो ये आ जाएगा 3/7 आ रहा है, 3/7 मतलब ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इज द आंसर, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। ये मतलब मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ इवेंट्स। तो यहां पे कॉइन इज देयर, उसको टॉस कर दिया n नंबर ऑफ टाइम्स, तो इसमें n का वैल्यू n ही है, n इज n, ठीक है, सच दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, एक काम करते हैं हेड को ले लेते हैं सक्सेस, और तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड होता है 1/2, तो ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और टेल को ले लेते हैं फेलियर, तो टेल की प्रोबेबिलिटी ये है, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है एटलीस्ट वन हेड, और हेड इज सक्सेस, तो नंबर ऑफ सक्सेस कितने चाहते हो आप चाहते हो कि एटलीस्ट वन हेड आ जाए, इसका मतलब एटलीस्ट वन सक्सेस आ जाए, तो नंबर ऑफ सक्सेस कितने? एटलीस्ट वन मतलब ये, एंड दिस प्रोबेबिलिटी इज एटलीस्ट 0.9। तो क्वेश्चन में आपको ये बोला है कि ये जो प्रोबेबिलिटी है ना, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड एंड दिस प्रोबेबिलिटी इज एटलीस्ट 0.9। इसका मतलब दिस प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 0.9 का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमारी जो प्रोबेबिलिटी है ना, वो मिनिमम से मिनिमम 0.9 तो है ही, एटलीस्ट 0.9 का मतलब या तो 0.9 या उससे ज्यादा। तो बेसिकली इसका सिंपल मतलब है ग्रेटर देन इक्वल टू 0.9। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? ये जो प्रोबेबिलिटी है, दिस प्रोबेबिलिटी इज एटलीस्ट 0.9। एटलीस्ट 0.9 मतलब 0.9 या 0.9 से ज्यादा, 0.9 या उससे ज्यादा, तो बस ये। और ये कैसे निकालोगे फिर? इसको निकालने के लिए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 कर दो, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.9, तो यहां से आ जाएगा 0.1 ग्रेटर देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, और यहां पे फॉर्मूला लगा दो, ये तो 1/10 हो गया, इधर फॉर्मूला लगेगा तो NC0 प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की पावर 0 और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर की पावर n। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा 1/2 रेज टू n। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो 2 रेज टू n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो आपको पूछा है फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू ऑफ n, और ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें n का वैल्यू मिनिमम से मिनिमम आप कितना पुट करोगे कि सेटिस्फाई कर जाए। तो अगर आप इसमें n का वैल्यू 1 पुट करोगे तो बात नहीं बनेगी, है ना, ये बड़ा कि ये बड़ा, ये तो 2 तो छोटा है ना। अगर आप n का वैल्यू 2 पुट करोगे तो भी बात नहीं बनेगी, n का वैल्यू 3 पुट करोगे तो भी बात नहीं बनेगी, n का वैल्यू 4 पुट कर दोगे ना तो बात बन जाएगी। मतलब बेसिकली ये जो ऊपर वाले 3 है उसमें तो 10 बड़ा है ना। तो पहली बार ऐसा कब होगा कि 2 रेज टू n बड़ा हो जाए? तो पहली बार 4 पे आएगा। तो इसका फाइनल आंसर क्या है? इसका फाइनल आंसर है 4। द मिनिमम वैल्यू ऑफ n इज बेसिकली 4 पुट करोगे, है ना, मिनिमम से मिनिमम आपको 4 पुट करना पड़ेगा। तो मिनिमम ये जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है वो आपको 4 बार करना पड़ेगा, देन ओनली इट इज पॉसिबल, ठीक है। चलो अब आगे कर लो, ये रीसेंट है ना, 2021 का है। तो अगेन एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है। 5 इंडिपेंडेंट ट्रायल, तो n का वैल्यू 5 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 and 2 सक्सेसेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 सक्सेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 सक्सेस, ये दोनों आपको गिवन है। कितना कितना गिवन है? ये गिवन है 0.2048। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक दूसरे मतलब बेसिकली डबल है, दिख गया सबको। तो इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो। जैसे ही आप दोनों इक्वेशन को डिवाइड करोगे, ये रेशियो कितना है? 2 है, इसका डबल है ऊपर वाला। और इसमें फॉर्मूला क्या आएगा? n का वैल्यू 5 है, तो 5C1 प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की पावर 1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर की पावर 4, ये आ जाएगा। और नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा 5C2
प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की पावर 2 और फेलियर की पावर 3, और ये रेशियो कितना है, ये रेशियो है डबल। तो अब यहां पे आप सब कुछ कैंसिल कर लो, 5C1 का वैल्यू होता है 5 और 5C2 का वैल्यू होता है 10, और यहां पे कैंसिल करोगे नीचे P आएगा, यहां पे कैंसिल करोगे ऊपर Q आएगा, दिस इज इक्वल टू 2। तो यहां से बेसिकली आपके पास क्या आ गया, तो Q का वैल्यू आ जाएगा इक्वल टू 4P, यही आ रहा है क्या, हाँ 4P के बराबर आ जाए। तो Q का वैल्यू ये आ गया, और आपको पता है कि Q प्लस P का वैल्यू 1 होता है। तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल, तो P और Q का वैल्यू कितना कितना आएगा, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो P का वैल्यू कितना और Q का वैल्यू कितना, तो Q का वैल्यू आ जाएगा 4/5 और ये आ जाएगा 1/5, ये आ रहा है क्या। और अगर ये आ गया तो आपसे पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 3 सक्सेस। तो आपसे पूछा क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 3 सक्सेस। तो n का वैल्यू कितना, 5C3, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की पावर 3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, तो फेलियर क्या है, इसकी पावर कितना आ जाएगा 2। तो बस दिस इज द आंसर। अब देख लो, मतलब कोई ना कोई आपका मैच कर जाएगा। तो कैलकुलेशन कर लोगे क्या, ये बताओ यार, ठीक है। ये समझ में आया, ये कितने लोगों को आया, चमका ना ये, जल्दी बताओ। ठीक है, ये भी समझिए, यस। और आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी। तो ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, देखो अभी तक आपने जो पढ़ा था वो पढ़ा था क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी में होता है फेवरेबल बाय टोटल, फेवरेबल बाय टोटल। ये जो ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी है उसमें बेसिकली ये ज्योमेट्री बेस्ड है। ज्योमेट्री बेस्ड मतलब या तो 1 डायमेंशनल होगा, या 2 डायमेंशनल, या 3 डायमेंशनल। तो अगर कोई भी 1D का क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको करना है फेवरेबल लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, तो इसमें लेंथ बाय लेंथ होता है। अगर कोई 2 डायमेंशनल क्वेश्चन आता है तो उसमें फेवरेबल एरिया डिवाइडेड, जैसे मान लो ये सर्कल है, सर्कल के अंदर एक और सर्कल है, तो ये फेवरेबल अंदर वाला जो फेवरेबल और ये पूरा टोटल। यहां पे मान लो स्पीयर है, स्पीयर के अंदर एक क्यूब है, तो ये जो स्पीयर है दैट इज टोटल वॉल्यूम, यहां पे आपको वॉल्यूम बाय वॉल्यूम करना पड़ेगा। तो बस ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी में यही है, अगर 1D का आएगा तो लेंथ बाय लेंथ, फेवरेबल बाय टोटल, एरिया बाय एरिया। अगर 2D का आएगा तो इस तरह का डायग्राम होगा, सर्कल और अंदर एक और सर्कल। और 3D में आएगा तो मान लो एक स्पीयर है, स्पीयर के अंदर एक क्यूब है ना। तो बेसिकली आपको वॉल्यूम निकालना आता है, एरिया निकालना आता है, ये सब आपको आता ही है। आप डिवाइड कर देना, यू विल गेट द आंसर। अंडरस्टूड, चमक गया होगा। 32 बाई, हाँ जो भी है वो तो आ ही गया अपना, 32/625, ठीक है। तो वो मैं मार्क नहीं कर रहा हूं, आप देख लेना, मतलब क्या पता तुम्हारी कैलकुलेशन सही है कि नहीं। जो भी आएगा वो मार्क कर देना, ठीक है, जो भी आएगा वो कर देना अपने हिसाब से। अभी ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी में चलो एक क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन। यस, अब देखो, हाँ ब्रेक अभी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन करने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं, और एक क्वेश्चन और कर लो। तो A and B are 2 events such that probability that exactly one of them will occur, ध्यान से पढ़ना, यहां पे लिखा है exactly one of them will occur, इसकी प्रोबेबिलिटी है 2/5। तो exactly one of them will occur कौन सा आएगा, बेसिकली ये आएगा, exactly one of them will occur, है ना। exactly one of them will occur मतलब कौन कौन सा रीजन। आप यहां से देखो, फिर से डायग्राम देखोगे तो कौन कौन सा रीजन हम चाहते हैं कि कोई एक exactly one of them should occur। तो ये रीजन यहां पे केवल और केवल A अक्कर करेगा, और ये रीजन है यहां पे केवल और केवल B अक्कर करेगा। exactly one of them should occur। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, P of A प्लस P of B माइनस 2 टाइम्स P of A इंटरसेक्शन B। तो इसका वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है ना। क्वेश्चन में बोला है कि प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम विल अकर, तो दैट इज P of A प्लस P of B माइनस 2 टाइम्स P of A इंटरसेक्शन B। इसका वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 2/5, समझे, ये वैल्यू अपने को गिवन है। और फिर बोला है कि प्रोबेबिलिटी दैट A और B अकर्स, तो और का मतलब यूनियन,
ठीक है, और का मतलब यूनियन, तो प्रोबेबिलिटी दैट ए और बी विल अकर दैट इज 1/2। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1। और जो इक्वेशन नंबर 2 है उसमें आप फॉर्मूला लगा दो, तो फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आ जाएगा, है ना। इक्वेशन नंबर 2 में आप यूनियन का फॉर्मूला लगा दो, तो फॉर्मूला लगा दिया तो ये आ गया, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो अब ये आपकी इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके अपने को बताना क्या है, अपने को ये निकालना है, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम विल अकर। अच्छा, बोथ ऑफ देम विल अकर मतलब निकालना क्या है, ये निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। तो बस हो गया, खत्म क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया ना तो आंसर आ गया, बस कुछ नहीं है। प्रोबेबिलिटी इज द इजीएस्ट चैप्टर, अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो। अब आपको समझ में आ रहा है मेरी फर्स्ट लाइन जो वन शॉट स्टार्ट होते ही जो मैंने बोला था वो अब आपको फील हो रहा होगा। ठीक है, तो बस दो इक्वेशन और दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर दो। तो अगर आप दोनों इक्वेशंस को सबट्रैक्ट कर दोगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, P ऑफ A, P ऑफ A, P ऑफ B, P ऑफ B, यहां पे आ जाएगा -2 + 1, तो माइनस ऑफ P ऑफ A इंटरसेक्शन B, एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 2/5 - 1/2, तो 2/5 - 1/2, तो यहां से आपके पास आ जाएगा A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 1/10। तो ये आंसर आना चाहिए 1/10। 1/10 मतलब ऑप्शन ए इज द आंसर। अंडरस्टूड? बहुत ही चिंदी क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, बस आपको क्वेश्चन समझ लेना बस कि क्या लिखा है। तो ओवरऑल फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं, एक क्वेश्चन ट्राई करो एक बार। ये भी सिंपल ही है वैसे तो, इसमें तो आपको डायरेक्टली फॉर्मूला ही लगा लो। ये देखो, ए यूनियन बी यूनियन सी कितना गिवन है, अल्फा। ठीक है, तो अल्फा, तो बस डायरेक्टली एक काम करो, या तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, फॉर्मूला में आप जितनी भी वैल्यूज आपको गिवन है वो सब्स्टिट्यूट करो, तो अपने को पता चल जाएगा कि गिवन क्या नहीं है। ठीक है, तो जितना अपने को गिवन है वो सब पुट कर दो आप। फॉर्मूला तो यही होता है। ठीक है, तो ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, माइनस आएगा इधर भी। ठीक है, इधर भी माइनस, और C इंटरसेक्शन A और प्लस P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, तो ये आ गया। अब इसमें इसका वैल्यू तो अल्फा गिवन है, P ऑफ A कितना गिवन है 0.6, P ऑफ B कितना गिवन है 0.4, और ये है 0.5, तो 0.4 0.5 माइनस A इंटरसेक्शन B है क्या? अच्छा, A इंटरसेक्शन B नहीं है, बट A यूनियन B है। ओहो, तो A यूनियन B को यूज करके इंटरसेक्शन निकाल लो, अलग से निकाल लो इसको कहीं पे। तो यहां पे आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, A यूनियन B इज इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, यूनियन का वैल्यू गिवन है 0.8। कितने चालाक है, मतलब डायरेक्टली दे देते तो उनका कुछ चला जाता क्या, लेकिन नहीं देते, बहुत चालाक है। इनको लगता है कि मतलब थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी कर दो, 0.4, लेकिन हम तो निकाल ही लेंगे अल्टीमेटली। ठीक है, तो यहां से निकाल लेंगे। इंटरसेक्शन का वैल्यू गिवन नहीं है तो मेहनत करो, और क्या कर सकते हैं अब। ठीक है, तो इंटरसेक्शन को निकालो, कितना आएगा 0.2 आ जाएगा क्या, ये सही है। तो यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, फिर इतनी मेहनत के बाद अल्टीमेटली आ ही गया। अब B इंटरसेक्शन C, तो अच्छा वो बीटा है, ओके, तो बीटा, और ये C इंटरसेक्शन A का, हाँ वो भी है 0.3 और प्लस ये इसका वैल्यू है 0.2, तो बस ये आ गया। ठीक है, अल्टीमेटली हमारे पास ये आ गया। अगर ये आ गया तो ये कितना आ रहा है, ये तो हो गया 1.5 1.7 1.7 में से 0.5 माइनस करना है। हाँ, 1.7 में से 0.5 तो 1.2 आ जाएगा, 1.2, तो अल्फा इज बेसिकली 1.2 माइनस बीटा, ये आ रहा है। आपको निकालना है बीटा का इंटरवल। अच्छा, तो बीटा का वैल्यू कितना आएगा, 1.2 माइनस अल्फा, 1.20 कर दो माइनस अल्फा। अब अल्फा का जो रेंज है वो आपको गिवन है ना, मिनिमम वैल्यू है 0.85 और मैक्सिमम वैल्यू है 0.95। तो सिंपल है, आपको बीटा का रेंज निकालना है और अल्फा का रेंज गिवन है। तो एक बार अल्फा को मिनिमम ले लो, है ना, एक बार अल्फा का वैल्यू आप पुट करो ये 0.85,
और एक बार अल्फा का वैल्यू आप पुट करो 0.95, तो बीटा की वैल्यूज क्या क्या आएगी, देखो कैलकुलेशन करो, बीटा की वैल्यूज क्या क्या आएगी, 1.20 माइनस 0.85, तो दिस विल बी 0.35, ठीक है, और इसको माइनस करोगे 1.20 और 0.95,